हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 6 है ये हमारा। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स पहला लेक्चर है इसका। और सबसे पहले हम लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, फिर लाइन्स इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, पैरेलल कब होती हैं, और कॉन्क्यूरेंट लाइन्स क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज तो लगभग हम लाइन की और एंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एंगल, है ना, और आपस में उनका क्या रिलेशन होता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे हम। यानी बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट रहेगा आज, न्यूमेरिकल पोर्शन ना के बराबर रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, सबसे पहले नंबर पे आया हमारे पास कि भाई लाइन क्या है। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। लाइन वो स्ट्रेट पाथ होता है जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। एंड पॉइंट्स नहीं होते मतलब ऐसे चलते जाओ, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक। इसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती, इनफाइनाइट लेंथ होती है। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी, वैसे लिख दिए, बाकी इसमें कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। ये एंड पॉइंट्स नहीं है, ऐसे कोई दो पॉइंट दे दिए जो इसके ऊपर हैं। बी से आगे बढ़ रही है ये, और ए से भी पीछे की तरफ, इस तरफ भी बढ़ रही है। तो ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ विच हैज नो एंड पॉइंट्स। ये डेफिनेशन बदलेगी थोड़ी सी, जब आप +1 क्लास में पहुंचोगे तो अलग डेफिनेशन आई, क्योंकि वहाँ आपको इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह वगैरह सीखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए ऐसे ही। तो एक लाइन क्या होती है बेटा, वो स्ट्रेट पाथ होता है जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती, इनफाइनाइट लेंथ होती है। बाकी प्रैक्टिकली आपको पता है लाइन क्या होती है ना, स्ट्रेट पाथ होता है। तो ये सब बातें तो आपको पता है। डिनोट कैसे करते हैं, ए बी लाइन, लाइन के लिए ऊपर दोनों तरफ एरो लगा दो। एरो मतलब इनफाइनाइट लेंथ है भाई, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ए बी और ऊपर दोनों तरफ एरो कर दिए, तो ए बी लाइन है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, ए पार्ट ऑफ लाइन। ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक छोटा टुकड़ा, इसमें से कोई छोटा पार्ट हटा लिया, ये देखिए, यानी जिसकी फाइनाइट लेंथ है और जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ए और बी इसके एंड पॉइंट है। मेरी बात समझ गए बेटा, ए और बी इसके एंड पॉइंट हैं, यानी लाइन में से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, छोटा हिस्सा ले लिया। ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ये एक लाइन का टुकड़ा है, और वो टुकड़ा जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया। लाइन की बात करें तो ना ये कहीं से शुरू हो रही है, ना खत्म हो रही है, ये उस तरफ भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक जा रही है। लाइन सेगमेंट, लाइन का वो पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लिखने का तरीका होगा ए बी और ऊपर एक छोटा बार लगा दो, मतलब लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब इसके दो एंड पॉइंट हैं, ये वाला, ये वाला। एरो का मतलब होता है कि एंड पॉइंट नहीं है, ना इस तरफ भी एरो लगा दिया तो भाई इस तरफ भी एंड पॉइंट नहीं है। तीसरी चीज होती है बेटा रे। तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, रे। रे क्या है, रे एक लाइन का वो पार्ट है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। मतलब लाइन को ऐसे कट किया कहीं से, ये कट किया ए पॉइंट से, और एक तरफ इनफाइनाइट तक जा रही है। एक तो एंड पॉइंट है, दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं है। यानी ये अगर मैं बात करूं इसकी लाइन की, तो ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है। ये कट गई बिल्कुल ए से बी के ऊपर रुक गई, ये एक डायरेक्शन में बढ़ रही है, ए से बी की तरफ, ये बी पॉइंट हो गया। तो रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे, ए बी और एक तरफ एरो, मतलब रे, कि ये रे है भाई, एक तरफ जा रही है, एक इसका एंड पॉइंट है और एक तरफ ये बढ़ रही है। तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, फिक्स लेंथ होती है, इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है। रे की इनफाइनाइट लेंथ होती है, फिक्स लेंथ नहीं होती, बट एक एंड पॉइंट होता है ए, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो मेरे बच्चों ये बहुत आसान सा टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद अगर किसी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट आ गए या उससे ज्यादा आ गए, जैसे ए बी और सी, तो ये तीनों पॉइंट कहलाएंगे कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, ये वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। और अगर 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन पे नहीं है, जैसे ये सी यहाँ ना होके यहाँ होता, तो ए बी लाइन के ऊपर नहीं है सी, तो हम कहेंगे इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट। मान लो सी पॉइंट ऊपर होता तो हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो ये एक वैसे बता दिया है आपसे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, तो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कॉन्करेंट लाइंस। देखिए बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होती हैं, देखिएगा, कोई दो स्ट्रेट लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करके मिलती हैं, यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ऐसी लाइंस को क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है बेटा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये कोई दो लाइन है, एक एल लाइन एक एम लाइन, और ये दोनों इस पॉइंट मान लीजिए पी पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो पी कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एल एम कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात आई पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, देखिए बेटा, पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये दूरी हमेशा बराबर होती है, बराबर बराबर चलती रहती है। ये एल लाइन, ये एम लाइन, तो ये कभी नहीं मिलती। तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइन, यानी इनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ये इंटरसेक्ट नहीं करती, ये कभी भी नहीं मिलती, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों, सिंबल ये होता है जैसे एल लाइन और एम लाइन, तो एल इज पैरेलल टू एम, ऐसे सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, एल इज पैरेलल टू एम। सिंबल से अगर लिखा जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद आई तीसरी कॉन्करेंट लाइन। यस, ये मतलब टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़िए इसको। कॉन्करेंट लाइन को टफ तो नहीं है, बट आसान सा टॉपिक ही है, बट इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। देखिए, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? बहुत आसान। दो लाइन अगर एक पॉइंट पे मिलती हैं तो इंटरसेक्टिंग हो गई, ठीक है, एक पॉइंट पे तो मिलेंगी ही दो लाइन, तो कहीं ना कहीं, है ना, या फिर वो पैरेलल होंगी। लेकिन ये देखिएगा, एक लाइन दो लाइन, मान लीजिए ये लाइन एल और ये लाइन एम, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट हुई, ये इनका पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी पॉइंट के थ्रू एक और लाइन इनको काट के निकले, यानी कि अगर कम से कम 3 लाइनों का एल एम एन, कम से कम 3 लाइनों का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, तो वो तीनों कहलाएंगी कॉन्करेंट लाइन। तो मैं कहूंगा एल एम एंड एन आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, कम से कम 3 लाइन, 3 से ज्यादा हो सकती हैं, जैसे चौथी लाइन आ गई, ये भी इन्हीं के इंटरसेक्शन से निकलेगी। यानी जो किसी एक ही पॉइंट से 3 या उससे ज्यादा लाइन निकले तो वो लाइंस आपस में क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। ठीक है बेटा, तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, वो आएगा किसका? एंगल का। एंगल क्या है? एंगल की बेसिक स्टडी करेंगे अब हम। देखिए बेटा, ये मैंने लिख दिए हैं, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी हम कंटिन्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल, और उसके बाद इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल और कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एंगल। फिर टाइप्स ऑफ एंगल पे आएंगे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो ये सारे टॉपिक बारी बारी से अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे अभी फिलहाल डिस्कस करने के। उसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा समय रहा तो हम पेयर ऑफ एंगल्स भी डिस्कस करेंगे कि दो एंगल आपस में जब रिलेट करते हैं तो कैसे रिलेट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहली बात आती है एंगल क्या है। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि एंगल क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये कोई पॉइंट है एक ही O और इससे कोई दो रे निकलती है, एक OA और एक रे निकल गई OB। तो जब एक ही पॉइंट से दो रे निकलेंगी तो वो अपने बीच में एक एंगल बनाती हैं। या मैं यूं कहूं कि हमारे पास एक रे थी OA, ये पॉइंट O ऐसे ही रहा और ये रोटेट हो गई और रोटेट होके जहां पहुंची, जिस पोजीशन पे पहुंची OB पोजीशन पे पहुंच गई। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन यही हमारा एंगल है। ये जो एंगल है ये क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये जो टॉपिक है मेजर ऑफ एन एंगल, ये भी इसी पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रोटेशन के ऊपर, क्योंकि कितना रोटेशन है ये उसका मेजरमेंट हो गया, कितना रोटेशन है। एंगल किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ रोटेशन को एंगल कहते हैं कि भाई कितना रोटेशन हुआ, इस रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन को एंगल कहते हैं बेटा। ठीक है, और मेजरमेंट भी यही है कि कितना रोटेशन है, जितना ज़्यादा रोटेशन उतना बड़ा एंगल। तो मेजरमेंट में भी यही कवर हो गया। तो ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं साथ साथ कवर कर दिया है मैंने, मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे। कोई रे कितना रोटेट होती है, उसका क्या अमाउंट है, उसी को एंगल कहते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, एंगल पढ़े हुए हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अच्छा, इससे भी पहले चलो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंगल को लिखने का क्या तरीका है। ये तरीका देखिए, एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ये O पॉइंट पे बन रहा है तो हम इसे कहेंगे एंगल O, ऐसे कह देंगे। कब? जब O पॉइंट पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा हो तो कह देंगे एंगल O, नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे यहां कह सकता हूं मैं एंगल AOB, जहां बन रहा है एंगल उसे बीच में लीजिए और जिन दो रे ने बनाया उनके पॉइंट्स को शामिल कीजिए, जैसे AOB या फिर BOA, या फिर इसे कह सकता हूं एंगल BOA, ऐसे भी कह सकता हूं। ये सिंबल एंगल का है। अच्छा, अगर ऐसा है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C मान लीजिए, और ये पॉइंट है D। कितने एंगल बन रहे हैं? बहुत एंगल हैं। 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 6 एंगल बन गए ये हमारे पास लगभग। ठीक है, अलग अलग मैं मापना चाहूँ तो माप सकता हूँ। बाकी अगर हम बस मेन 3 एंगल जो आपको अलग नज़र आ रहे होंगे, ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ना जाएं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं जाएंगे बेटा। तो 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। अब इन तीनों में से किसी के लिए भी एंगल O वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि O के ऊपर ये एंगल भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। जब बात करूँगा इस एंगल की बात करूँगा तो इसे कहूँगा AOB, एंगल AOB या फिर एंगल BOA, ऐसे कहूँगा। जब मैं बात करूँगा इस वाले एंगल की बेटा, इसे ऐसे नंबरिंग भी दे सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ये भी बढ़िया तरीका है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब जैसे एंगल 2 की बात करें तो इसे मैं लिखूँगा एंगल BOC। क्या लिखेंगे? एंगल BOC या फिर एंगल COB। शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, BOC कह दो या COB। ऐसे इसे कहेंगे COD या DOC, तो एंगल COD या फिर एंगल DOC। ये इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी एंगल को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा वो है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। आसान सी बात है, इसमें कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोनों टॉपिक एक साथ डिस्कस करूंगा मैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल।
इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। देखिए अब हमने एक एंगल बनाया, ये कोई एंगल बनाया, ये पॉइंट ए, ये ओ और ये बी। तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ये इंटीरियर है इस एंगल का, इंटीरियर है। और ये जो पार्ट है ये है एक्सटीरियर। अब आप समझ गए होंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। उसके बाद मेजरमेंट का मैंने बता ही दिया कि कितना रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, इतना है, इतना है, इतना है। तो उसको मेज़र करने के अलग अलग तरीके हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये सभी डिग्री वगैरह आपको पता भी है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मेजरमेंट। लिखने का तरीका ये रहता है, जैसे एंगल है AOB, तो M लगा दो यहाँ, M मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे। तो डिग्री वगैरह के बारे में पता ही है आपको, एंगल बनाने भी आते हैं। तो ये टॉपिक भी हमने कवर कर दिया है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एंगल। कैसे बेटा? कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स देखिए बहुत आसान है। जैसे एक एंगल है AOB, एक और एंगल है POQ, ये दो एंगल है। POQ नहीं बेटा, PQR, ऐसे अलग अलग नाम देंगे ना। ये दो एंगल है और दोनों का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो बराबर है। जैसे दोनों 60 डिग्री हैं, दोनों 30 डिग्री हैं, तो ये इक्वल एंगल कहलाएंगे या कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये आसान से टॉपिक थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। अब किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल की। टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। लगभग पता होगा काफ़ी बच्चों को, जिनको नहीं पता वो थोड़ा ज़्यादा गौर कर लें, जिनको पता है वो भी एक बार रिवाइज कर ले, है ना। टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बार बार आने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी इतने तो आ गए होंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? कोई भी एंगल है, ये देखिए, ये कोई भी एंगल है AOB, जो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? एंगल को 1 2 3 से थीटा, ये देखिए, ये है थीटा, फाई, ये ग्रीक लेटर है बेटा, ग्रीक लेटर है, इनकी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। थीटा मतलब एंगल समझ लो यहाँ, ठीक है। जब ये एंगल, चलो तुम इसको ना x से रिप्रेजेंट कर लो, x, एंगल x है ये। जब कोई एंगल छोटा हो 90 डिग्री से और बड़ा हो किससे? 0 से। 0 से और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल, सभी को पता है। दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल देखिए बेटा क्या होता है ना। ये बातें आ भी गई होंगी प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन एक बार रिवीजन जरूरी है। राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का बेटा? 90 डिग्री का एंगल। ये कोई एंगल है AOB, 90 डिग्री का एंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल। उसके बाद हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 से तो बड़ा, मान लीजिए AOB, और 180 से छोटा, यानी इसे मैं थीटा कहूँ या x कहूँ, तो थीटा 90 से बड़ा और छोटा किससे? 180 से। 90 के बराबर अगर है तो कैसा एंगल है? राइट एंगल। 180 के बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। ये जो चौथे नंबर पे है ये आ जाएगा फिर। तो बेटा क्या पढ़ लिया तुमने? एक्यूट, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा एंगल और छोटा 180 से, वो हो गया ऑब्ट्यूज। ओके। उसके बाद आया चौथे नंबर पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है मेरे बच्चों? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब बन जाए, यानी O पॉइंट बीच में, ये A और ये B,
180 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का? 180, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है बेटा? कोई भी एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, 180 से भी बड़ा, ओके, और 360 से छोटा, ऐसे। यानी कोई भी एंगल थीटा जो 180 से तो बड़ा हो और छोटा हो 360 डिग्री से, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। और फिर आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं बेटा? एग्जैक्ट 360 डिग्री का, मतलब ये रे यहाँ से चली, पूरा रोटेशन लेके यहीं पे कंप्लीट हो गई, मतलब 360 डिग्री का एंगल बना दिया। तो जो भी एंगल 360 डिग्री का होता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है बेटा, जो भी एंगल 360 डिग्री का होता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। उसके बाद टॉपिक बचता है पेयर ऑफ एंगल्स, वो मैं अलग से करवाना चाहूँगा बेटा, स्पेशली पेयर ऑफ एंगल, और फिर क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ये भी। तो बच्चों पेयर ऑफ एंगल बाद में करेंगे, आज ये बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से बुक में से पढ़ना है। ठीक है, और कल मैं अगला वीडियो लेक्चर डाल दूंगा जिसमें पेयर ऑफ एंगल होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।